का वेग, नाव का वेग, नाव का वेग, तो नाव को अंग्रेजी में बोट कहते हैं ना, बोट। तो नाव के वेग को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट, बी। ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई। इसके बाद नदी का वेग लिख लो, नदी का वेग, तो नदी को बोलते हैं रिवर, तो इसको लिखेंगे वी आर, रिवर को वी आर लिख लिए। लेकिन एक बात बताओ, बोट की स्पीड तो किसी के सापेक्ष निकलेगी ना, किसके सापेक्ष, नदी के नहीं, पृथ्वी के सापेक्ष। अरे पृथ्वी पे ही तो चल रही है, सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, पृथ्वी के ही सापेक्ष है ना। तो पृथ्वी को आदर्श रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, आइडियल रेफरेंस फ्रेम, आदर्श निर्देश तंत्र माना जाता है, और उसी के सापेक्ष वेग को हम लिखेंगे तो वो वास्तविक वेग आएगा। तो जैसे बोट का वेग है किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष, रिवर का वेग किसके सापेक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष। तो पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी को स्थिर माना गया है, पृथ्वी के सापेक्ष रिवर और पृथ्वी के सापेक्ष बोट, दोनों को हमने मान लिया। अब इस नाव नदी में दो प्रकार की समस्या आती है, एक वन डायमेंशनल प्रॉब्लम और एक टू डायमेंशनल प्रॉब्लम, एक विमीय और द्विविमीय समस्या। तो जो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एक विमीय समस्या, उसका समाधान बहुत आसान है। जैसे मान लो ये नदी है, नदी है, इसमें एक नाव है, नाव अलग अलग प्रकार की बनती है, ऐसे बना दिया एक नाव है, ठीक है। अब ये नदी मान लो इस दिशा में बह रही है, तो नदी का वेग क्या है, ग्राउंड के सापेक्ष, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इस डायरेक्शन में है, नदी ऐसे बह रही है। जो ये बोट है इसका दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो वो नदी की दिशा में जाए जिस दिशा में नदी बह रही है, या तो नदी के विपरीत दिशा में जाए। तो अगर ये नाव धारा की दिशा में जा रही हो, जिस दिशा में पानी बह रहा है नदी का, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो परिणामी वेग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो यहाँ धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में बोट जा रही है, तो दोनों के वेग जुड़ जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हो, जिस दिशा में हवा चल रही हो उस दिशा में अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हवा का वेग आपके वेग में जुड़ जाता है। लेकिन जिस दिशा में हवा चल रही है अगर उसके विपरीत आप साइकिल चला रहे हो, तब मान लो पूरब से हवा आ रही है और पश्चिम से जा रहे हो, तो फिर तो जब तक पेंडल चलाओगे तब तक ही साइकिल आगे बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ेगी नहीं। यानी हवा का वेग आपके वेग को क्या करता है, कम। तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट में वेलोसिटी ऑफ रिवर, अब वेलोसिटी ऑफ बोट में रिवर की वेलोसिटी भी क्या होगी, जुड़ जाएगी। अगर एक ही दिशा में हुई है तो, और विपरीत दिशा में हुई है तो भाई जो बोट है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि नदी बह रही है इधर, बोट जा रही है इधर, तो दोनों की दिशाएं क्या होगी, विपरीत। जब विपरीत हो जाएंगी तब परिणामी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तब आपको करना क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ, यहाँ क्या लिखना, आर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर घट जाएगी किसमें से, बोट से। वेलोसिटी ऑफ बोट ये माइनस हो जाएगा और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर हो जाएगा, ये माइनस है ना तो ऋण भी लिख सकते हो इसको ऐसे, बी आर जी माइनस बी बी। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर एक बीमा का ये प्रॉब्लम है, या तो समान दिशा में जा रहा होगा या फिर विपरीत। परिणाम में आप ऐसे समझो कि अगर बोट है और बोट जा रही है धारा की दिशा में,
तो बोट का वेग और धारा का वेग दोनों का जुड़ जाएगा। और अगर विपरीत गति कर रहा है तब परिणामी वेग जो आएगा वह परिणामी वेग बोट के वेग में से धारा का वेग घटाने पर प्राप्त होगा। आर का मतलब रिवर, बी का मतलब बोट, जी का मतलब पृथ्वी ग्राउंड। सारे आंकड़े पृथ्वी के सापेक्ष ही तो हैं, जितने भी आंकड़े यहाँ लिए गए वो सब पृथ्वी के सापेक्ष हैं। ये 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। हमें लड़ना कहाँ है? 2 डायमेंशन में। जब नदी को पार करना चाहते हो आप बिल्कुल तुलसीदास जी की तरह, पता है कि नहीं? तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी पार कर रहे थे और वो भी लाश के ऊपर। उनको पता ही नहीं चला सांप पकड़े हैं कि लाश के ऊपर बैठे हैं, नदी पार कर गए, जुनून था। तो ध्यान देना समस्या ये है कि एक नदी है, ध्यान दो, एक नदी है, इस नदी की चौड़ाई स्मॉल डी है, इस नदी की चौड़ाई स्मॉल डी है। इसमें एक प्रश्न होता है कि कोई व्यक्ति इस नदी को लंबवत पार करना चाहता है, वो चाहता है यहाँ से चले तो सीधा यहीं आके पहुँचे, लेकिन आप जानते हो कि नदी बह रही है। अब नदी बहेगी तो आदमी अगर यहाँ चलेगा तो पानी का थपेड़ा लगेगा तो इसकी दिशा इधर आ जाएगी ना। भाई पानी जैसे मान लो नदी बह रही है ऐसे और आप उसमें लंबवत कूद गए तो फिर क्या आप सीधा जा पाओगे? नदी बहेगी तो आपको थोड़ा धक्का मार के दूर ले जाएगी ना। तो आप सोचे हो कि हम यहाँ डुमरियागंज से कूदेंगे सीधा सहियापुर निकलेंगे तो जाके नेबुआ में मिलोगे, क्यों? नदी बह रही है ना। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। सेलिंग का यही रूल होता है। तो ऐसे में अगर आप लंबवत यहाँ पहुँचना चाहते हो तो आपको इस दिशा में अपनी गति नहीं शुरू करनी चाहिए। किधर से शुरू करनी? थोड़ा सा ऐसे, इस दिशा में तैरना शुरू करो। और यहाँ से जब तैरना शुरू करोगे तो थपेड़ा लगते लगते धीरे धीरे आप ऐसे लंबवत आ जाओगे। यही तो बात हुई ना। और लंबवत अगर तैरना शुरू किए तो यहाँ जाके मिलोगे कहीं दूर। ये बात स्पष्ट है। अगर ये नदी का प्रवाह हो रहा है तो मान लेते हैं इसका प्रवाह वेग रिवर का क्या है? BR विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आदमी इधर जा रहा है तो यहाँ पर 2 टाइप से लिखते हैं ना, शांत जल, सुने हो नाम, और एक होता है गतिमान जल। तो शांत जल की चाल को क्या माना गया है? VRG। और गतिमान होगा तो इसका ये शांत जल की वेलोसिटी क्या होगी? 0। जब जल शांत है, यानी प्रवाह नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? वाटर की 0 है। लेकिन यहाँ पर नदी शांत नहीं रहनी है, नदी को क्या होना है? गतिमान होना है। दैट इज़ VRG इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक आदमी इस दिशा में जा रहा है, किस वेग से? V वेग से। यहाँ से चलेगा तो यहाँ आके पहुँचेगा। ध्यान देना, इसके इस वेग v के 2 घटक बन जाएंगे। एक लंबवत दिशा में बनेगा b cos थीटा और एक इस दिशा में बनेगा b sin थीटा। ये जो आदमी जा रहा है इस दिशा में, चाहे आदमी हो चाहे नाव हो, कुछ भी हो जो इस दिशा में गति करते हुए जा रही होगी, उसका वेग मान लिया v है तो इसका एक क्षैतिज घटक बन गया b cos थीटा और एक लंब घटक बन गया v sin थीटा। 2 घटक बन गए। नदी किधर बह रही भाई? इस दिशा में। तो नदी के प्रवाह का वेग हम मान ले क्या है? u। आपको u भी ज़्यादा समझ में आता है, rg वार जल्दी समझ नहीं पाते हो, तो इसको मान लेते हैं क्या है? u। तो ये हो गया u, और u किसका वेग है? नदी का वेग है। अब यहाँ से ध्यान दो, 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नदी का प्रवाह क्या है? नदी का प्रवाह क्या है? और तीसरा प्रश्न इसमें बनता है, थर्ड क्वेश्चन, इसका नाम लिख दे A, B और C। फिर ये डिस्टेंस BC पूछा जाता है कि कितनी दूर जाके लगेगा। ठीक है, 3 प्रश्न इसमें से पूछते हैं। तो समय बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा चाल।
समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी मतलब नदी की चौड़ाई, और चौड़ाई की दिशा में चाल क्या है, b cos थीटा। तो समय हो जाएगा d बाई बी cos थीटा। दूसरा, नदी का प्रवाह क्या है, तो नदी तो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और इस आदमी के वेग का एक घटक इसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है। देखो नदी इधर जा रही है किस वेग से, u, और आदमी के वेग का एक घटक इधर लग रहा है, वो क्या है, v sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। तो इनका जो परिणामी आएगा उसी को बोलते हैं नदी का प्रवाह, और नदी का प्रवाह होगा u माइनस वी साइन थीटा। इसे बोलते हैं नदी का प्रवाह। इसे माड में रखते हैं क्योंकि नदी का प्रवाह नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसे माड के अंदर लिख दिया जाता है। एक ये हो गया। तीसरा, डिस्टेंस पूछ लिया कि बी से सी तक कितना डिस्टेंस है, तो मान लो ये कितना टाइम तक ट्रेवल किया है, टी टाइम तक ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, इस दिशा में जाने का स्पीड क्या है, v u माइनस वी साइन थीटा। और टाइम कितना लगा, b से c तक जाने का टाइम लगा t। तो ये 3 प्रश्न पूछा जाता है कि मान लो कोई आदमी 30 अंश के कोण पर कूद गया तो वो इस दिशा से कितनी दूरी पर जाकर मिलेगा, या अगर इस लंबवत कूदा होता तो यहाँ कितनी दूर तक प्रवाहित होकर जाके दूर लगेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो एक ये प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम, एक ये प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम है, इसे नोट कर लो आप। इसमें क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा।